बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हो गया। लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद फिर से इसे नया नाम मिला। 28 मई 2008 को इसे नया नाम दिया गया, वो है नेपाली आर्मी यानी कि नेपाल। वेलकम बैक टू फास्ट रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज हम रिएक्शन देंगे नेपाल आर्मी के पावर के बारे में। हमने नेपाल आर्मी के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई है, गोरखास के बारे में वीडियो बनाई है, गोरखा के बारे में वीडियो बनाई है। आज हम रिएक्शन देंगे नेपाल आर्मी के पावर के बारे में कि नेपाल के पास कितनी पावर है और ये इंडिया को हरा सकता है या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि नेपाल की आर्मी के ऊपर वीडियो बनाएं। हालांकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है नेपाल की आर्मी के बारे में जानना, लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने भारत के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल किया है बॉर्डर्स एरिया पर नाकाबंदी करने के लिए, ऐसे में जरूरत हो जाती है कि हमें नेपाल की सैन्य ताकत का अंदाजा होना जरूरी होता है। हमेशा दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पहली बार जब नेपाल लिपुलेख पर अपनी चौकी बनाकर वहां सेना तैनात कर रहा है। आपको बता दें कि नेपाली सेना भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती है। सबसे पहले इसे गोरखाली सेना कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हो गया। लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद फिर से इसे नया नाम मिला। 28 मई 2008 को इसे नया नाम दिया गया, वो है नेपाली आर्मी यानी कि नेपाली सेना। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में शिरकत कर चुकी है। खासकर नेपाल के संयुक्त करने के दौरान इस सेना ने कई लड़ाइयां लड़ी थी। पहले ये सेना चीन और अंग्रेजों का भी मुकाबला कर चुकी है। इसके अलावा ये सेना अंग्रेजों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत कर चुकी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी नेपाल की सेना सोमाली, सेरालियोन, इथोपिया और सूडान के गृह युद्ध की स्थितियों को संभालने के लिए वहां तैनात की जा चुकी है। नेपाली सेना का मुख्यालय भद्रकाली काठमांडू में है। इस समय जनरल पूर्णचंद थापा इसके प्रमुख है। नेपाली सैनिकों ने लगातार अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को अपनी सेना में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। भारत में भी बाकायदा एक गोरखा रेजिमेंट है, वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अब बात करते हैं सेना पर कितना खर्च होता है नेपाल का। साल 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर करीबन 99.2 मिलियन डॉलर खर्च किए थे, जो उनकी जीडीपी का 1.5% था। हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार बढ़ता गया। ट्रेड इकोनॉमिक्स वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2017 में इनका खर्च 405 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके 397 मिलियन डॉलर कर दिया गया। नेपाल की आर्मी में करीबन 1 लाख इन्फेंट्री जवान और वायु सैनिक है। अगस्त 2018 में हिमालयन टाइम्स में एक खबर आई थी, जिसके अनुसार नेपाली आर्मी की सैन्य क्षमता करीबन 96,000 सैनिकों की है। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया था। दुनिया के तमाम देश की सैन्य क्षमता की जानकारी देने वाली साइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार नेपाल की सैन्य क्षमता 95,000 सैनिकों की है। नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है, जैसे कि भारत में भी होता है। वर्ष 2006 तक नेपाल के राजा सेना के सभी अंगों का प्रमुख हुआ करते थे। नेपाल में एक नेशनल डिफेंस काउंसिलिंग है, जो वहां सेना के कामकाज और नीतियों को तय करती है। ये 7 सदस्यीय काउंसिलिंग है। इसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी इसमें होते हैं। अब बात करते हैं नेपाली सेना के डिवीजन की। नेपाली आर्मी सेना के 8 डिवीजन है। नेपाल में 7 राज्य है। हर डिवीजन अलग अलग इन राज्यों में है और एक काठमांडू वैली में तैनात है। इसके अलावा सेना की 7 स्वतंत्र इकाइयां हैं। आर्मी एविएशन डायरेक्टेड, स्पेशल फोर्स ब्रिगेड, बीवीआई सिक्योरिटी, आर्टिलरी ब्रिगेड, सिग्नल ब्रिगेड, इंजीनियरिंग ब्रिगेड, एयर डिफेंस ब्रिगेड, वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेपाल आर्मी। आखिर क्या करती है उनकी सेना, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरे देशों की सेनाओं की तरह नेपाली सेना का मुख्य काम भी देश की सीमाओं की रक्षा, संप्रभुता और नेपाल की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसके अलावा उनकी दूसरी भूमिका नेपाल की सरकार की आंतरिक सुरक्षा में मदद करना है। ये सेना संयुक्त राष्ट्र मंच में तमाम शांति अभियानों को चलाती है। 1974 में जब चीन की सेना ने तिब्बत से लगी नेपाली सीमा पर कब्जा करना चाहा, तो वहाँ नेपाल की सेना तैनात की गयी, जिसने चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। बाद में चीन के साथ उनका समझौता हो गया, लेकिन ये पहला मौका था जबकि नेपाल की इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। आपको बता दें कि अमेरिका के जो ट्रेनर्स हैं वो नेपाल की सेना को ट्रेन करते हैं, बल्कि उन्हें हथियार और कारतूस की सप्लाई भी करते हैं। चीन से युद्ध की सूरत में अमेरिका ने अतिरिक्त कमांडो और सैनिक भेजने का वादा भी किया है, लेकिन ये संधि भारत के साथ युद्ध की सूरत में निष्प्रभावी रहेगी, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है।
अमेरिका के कई प्रोग्राम के तहत नेपाल के सैन्य अधिकारी को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर नेपाल को हथियार, कारतूस और उपकरण की सप्लाई करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इजराइल और साउथ कोरिया उसे हथियार सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टैंक और विमान है नेपाली सेना के पास। देश की सैन्य क्षमता के बारे में बताने वाली जो वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया था ग्लोबल फायर पावर, उसके अनुसार नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास केवल 13 हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 मालवाहक विमान। वहीं पैदल सेना के पास 214 सैन्य बख्तरबंद वाहन है। नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं है, अलबत्ता उसके पास खींची जाने वाली 84 तोपें हैं। नेपाल के पास अपनी कोई नौसेना भी नहीं है। तो दोस्तों ये है नेपाल की सेना, जो कि भारत के सामने कहीं खड़ी भी नहीं होती है, और कंपैरिजन तो दूर की बात, यहाँ पर सिर्फ नेपाल के बारे में ही बताना उचित रहेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। काफी बुरी बात है कि यार मुझे तो काफी डिसअपॉइंट किया इस वीडियो में। खैर आपके साथ रिएक्शन देना तो दे ही दिया। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको पता चल गया कि यार नेपाल आर्मी का कितना पावर है। आपने देख लिया 95,000 इज आर्मी का इनका टोटल एक्टिव और पर्सनल रिजर्व्स है। खैर अगर देखा जाए तो यार 95,000 भी कोई कम नहीं है। आर्मी तो है ना, उन कंट्रियों से जाके पूछो जिनके पास आर्मी नहीं है, और वो आर्मी है भी तो उनकी कंट्री के खुद के खिलाफ बात कर रही है। नेपाल एक छोटी कंट्री है यार, इतनी बड़ी नहीं, उनकी पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है, तो इतना ज्यादा वो कहाँ से बनाएंगे आर्मी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेपाल के 250 साल तक जब उनके ऊपर उनकी कंट्री के अंदर एक राजा महाराजा वाला जो चल रहा था, 2006 में जब वो खत्म हुआ तो जाहिर सी बात है वो टाइम लगेगा उसको सब चीजों को कवर करने में। आज पाकिस्तान इंडिया को देखो 1947 से आजाद होने में आज तक वो अपनी उस चीजों को सेट नहीं कर पाई, और बांग्लादेश उससे आगे बना है। बट नेपाल को तो अभी 2006 में उनको ये समझ लो कि डेमोक्रेसी मिली, और उसके बाद इलेक्शन वगैरह होते हैं, और उसके बाद भी ठीक ठाक चलते, कभी चलते कभी नहीं चलते। तो यहाँ पे स्पेशल बात यह है कि नेपाल आर्मी के पास 95,000 आर्मी है। उसके बाद भी काफी लोग इंडियन आर्मी में भी काम कर रहे, ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी काम कर रहे, और सिंगापुर पुलिस के अंदर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सूडान के साथ लड़ा है, और चाइना के साथ लड़ा है, ब्रिटिश के साथ लड़े एक गुड़का। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है, कोई नई स्टोरी नहीं है या कोई नई हिस्ट्री नहीं है। इनकी हिस्ट्री पुरानी है, बट इनकी आर्मी भी छोटी है, इनकी कंट्री छोटी है, इनकी कंट्री के हिसाब से। अब इनके पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उनका वजह ये है कि यार इनके 3 के साइड का बॉर्डर तो इंडिया के साथ लग रहा है, एक साइड चाइना के साथ लग रहा है। इनके पास कोई टैंक नहीं है। अब ये भी सही है क्योंकि इनकी कंट्री के अंदर ज्यादा पहाड़ी इलाके हैं। अब पहाड़ी इलाकों में टैंक चलते ही नहीं है भाई, टैंक कहां से चलेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह। सो यहाँ पे मैं अगर एक चीज को देखा जाऊँ तो इनके पास 2 से 3 कम से कम 5 फाइटर प्लेन्स होने लाजमी है। बाय द वे मैं तो अपना रिएक्शन देना था, मैंने आपके साथ रिएक्शन दिया। आपके पास टैंक ना भी हो तो ऐसे तोप हो कि यार आप किसी भी वक्त यूज कर सकते हो, खींचने वाले ना हो। इसके अलावा इनके पास कम से कम मिनिमम मैं बात हूँ तो इनके पास 5 फाइटर जेट्स होने लाजमी है, क्योंकि यार चाइना का भी कुछ पता नहीं है, इंडिया का भी कुछ पता नहीं है। फिर भी ये एक आसरा होता है, और लोग उससे डरेंगे कि दूसरी कंट्री भी डरेगी यार उसके ऊपर कब्जा ना कर ले। तो इनके पास ये 5 फाइटर जेट्स लाजमी होने चाहिए। और ये इस वीडियो में यार एंड में बंदे ने काफी अजीब सी बातें की जो मुझे बहुत बुरा लगा, डिसअपॉइंट किया इस वीडियो ने। तो रिएक्शन देना था, आपके साथ रिएक्शन दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।